वेलकम बैक। खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में रवा साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात हुई है। एक रोज कबल काम पर रखी गई घरेलू मुलाजमाएं 100 तोले से जायद सोने के जेवरात चोरी करके फरार हो गईं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। जी नजीर। देखें, यह भादराबाद से मुतसिल मोहम्मद अली सोसाइटी का इलाका जहाँ रवा साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात हुई है, जहाँ 2 घरेलू मुलाजमाएं 100 तोले से ज्यादा सोना लूट कर फरार हो गई हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ से के करीब बनती है। भादराबाद थाने में वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वारदात करने वाली जो मुलाजमाएं उनकी CCTV फुटेज भी पुलिस को फराहम कर दी गई है। एक मासी ने चेहरा खुला जबकि दूसरी ने काले रंग का मास्क लगा रखा था। फैमिली ज़राए के मुताबिक एक रोज कबल ही मासियों को घर पर काम के लिए रखा था, जिसकी जमानत बिल्डिंग के चौकीदार की जानिब से दी गई थी और चौकीदार ने बताया था कि नादिया और दिलशाद आपस में नंद भावज हैं और दोनों को जब काम पर रखा गया, अगले रोज वो जब काम करने के लिए आए तो शाम को 6 बजे काम करके वापस चली गई। इसी दौरान जो घर की खवातीन जो थी वो रिश्तेदारों के घर गई थी और शाम को वापस आई तो देखा घर में अलमारी के लॉक टूटे हुए हैं और घर के फर्श पर सोने के जेवरात के डब्बे पड़े हुए थे, जिनमें से सोने के 6 सेट, अंगूठियां, कड़े चोरी हो गए थे और यही अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 100 तोले से ज्यादा ये सोना था जो लूटा गया। और मुतासरा फैमिली ने दरख्वास्त की है कि दोनों मासियां जिनके नाम नादिया और दिलशाद है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनका चोरी शुदा सामान रिकवर करवाया जाए। जी नजीर शाह अपडेट कर रहे थे। नजीर, ये भी बताइएगा कि अब तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा क्या कार्रवाई की है, क्या बताना है पुलिस का? नज़ीर शाह हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बता रहे हैं कराची की ये खबर है। कराची में अब तक के मोहम्मद अली सोसाइटी में रवा साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात हुई है। एक रोज़ कबल काम पर रखी गई घरेलू मुलाजमाएं 100 तोले से जायद सोने के जेवरात चोरी करके फरार हो गई हैं। 1 जनवरी से बिजली की औसत बुनियादी नर्ख में ₹1.79 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। नेपरा ने डिस्कॉस की दरखास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। अलीम मलिक हमें इस हवाले से अपडेट भी करेंगे। अलीम बताइएगा। जी, 1 जनवरी से बिजली का जो औसत बुनियादी टैरिफ है उसके ₹1.79 फी यूनिट को इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने डिस्कोस की जो दरखास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया है और अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। अब ये जो इजाफा है इसका इतलाक जो होगा ये वफाकी हुकूमत की मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद होगा। नेपरा ने जनवरी 2026 से जो फी यूनिट बिजली के औसत नर्ख हैं उनको 33.38 पैसे मुकर्रर किया है, जबकि इस वक्त बिजली में जो मुल्क में नास्बिल अमल फी यूनिट जो टैरिफ है जिस वक्त नाफिज है वो ₹31.59 है। तो ये जो नेपरा का मुतय्यन करदा नया टैरिफ है ये मौजूदा टैरिफ से ₹1.79 फी यूनिट ज्यादा है। ताहम जो नेपरा की जानिब से एलामिया जारी है उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो हमने जो फैसला दिया उसमें बिजली 65 पैसे की यूनिट कम की गई है और नेपरा का कहना है कि माली साल 2025-26 के लिए पहले से मुकर्रर ये टैरिफ है वो ₹34 है और अब जो मुकर्रर किया गया है वो ₹33.38 की यूनिट मुकर्रर किया गया है। जो एलामी जारी किया गया उसमें जो साल 2026 के लिए डिस्कोस की मजमूई माली ज़रूरियात का तखमीना है वो 3,379 अरब रुपया लगाया गया है। जी बहुत शुक्रिया। वादिय तीरा में ट्रक उलटने के बायस 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रक को हादसा मंगलबाग कंडाव के इलाके में पेश आया। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद शाह, बेटा और एक नामालूम शख्स शामिल हैं। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पाइंदी चीना मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब के खुले इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह में कमी की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में सुबह के वक्त धुंध नहीं है, जबकि खुले इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और 2 से 3 रोज़ तक लाहौर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं, जबकि दिन और रात के वक्त आइंदा आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। बर्फीली हवाएं चलने से तोबा चकजई शेलाबाग में पारा -4 सेंटीग्रेड तक गिर गया। चमन में बिजली की तवील 18 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। अख्तर बताइएगा।
जबकि जी चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान जो है वो शदीद सर्दी की लपेट में है। बर्फीली हवाएं चलने से जो है वो दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से कई दर्जे नीचे चला गया है। चमन में आज अहले सुबह जो है वो -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि थोबा अचगजई शीलाबाग में -4 सेंटीग्रेड जो है वो पारा नीचे गिर गया है। दूसरी तरफ बवाबडा की जानिब से बिजली की तवील और गैर इलानिया लोडशेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में जो है वो 18 घंटे, जबकि मुजाफाती इलाकों में 22 घंटे की लोडशेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब गुज़श्ता हफ्ते होने वाली जो है बारिश के बायस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शदीद तौर पर जो है वो मुतासर हुआ है। शहर के अंदरून शहर की जो गलियां हैं वो टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटे तक मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कराची को सर्द हवाओं ने अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। दिन में तेज सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और गुज़िश्ता रात चलने वाली तेज़ और सर्द हवाओं ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया है। कराची में दिन के औकात में भी तेज़ और सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 61% और कराची शहर में इस वक्त हवा 8 से 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची आज 8वें नंबर पर है। जी खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वीं और आखिरी एशेज टेस्ट में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 के स्कोर से एशेज सीरीज बरकरार रख ली। आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को 160 रन का हदफ मिला, जो उसने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी नुमाइंदा बराए खेल शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वीं और आखिरी एशेज टेस्ट में भी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जी हाँ, 160 रन का टारगेट मिला था ऑस्ट्रेलिया को, जो उसने 5 विकेटों पर बना लिया। इंग्लैंड इस पूरी एशेज सीरीज में नाकाम रहा। हालांकि जब वो सीरीज शुरू हुई थी तो उस वक्त उनका ये इरादा था कि वो 2011 के बाद पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज जीतेंगे, लेकिन इब्तिदाई तीनों टेस्ट मैच हार कर वो एशेज सीरीज पहले ही खो चुके थे। चौथा टेस्ट उन्होंने जरूर जीता मेलबर्न में, लेकिन सिडनी में एक दफा फिर वो नाकाम रहे। दोनों इनिंग्स में ऑल्दो उन्होंने बड़े रन बनाए 384 और 342, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन बनाकर जो 183 रन की लीड ली थी वो फैसला साबित हुई। और आज ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और आखिरी दिन 161 रन 5 विकेटों पर बनाकर ये टेस्ट मैच 5 विकेटों से और एशेज सीरीज 4-1 के बड़े वाज़े मार्जिन से जीत ली। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई टीटीपी को दहशतगर्द जमात कहने से गुरेज कर रही है। कोई समझता है टीटीपी सिफों में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं, तो इनको क्या कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा टीटीपी के फितना हमारे शहीद जवानों की मैयतों की भी बेहुरमती करते हैं। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवान दुश्मन से लड़ते शहीद हुए थे। हमारे शोहदा की मैयतें दुश्मन ने फौजी एजाज के साथ वापस की थीं। ये वाज़े तौर पर टीटीपी को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। ये कौन लोग हैं जो अपने इक़्तिदार और पार्टी मफाद को वतन पर तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के सिवाय 100 इख्तलाफ हों, दोस्त दुश्मन मुश्तरक हैं और मुश्तरक रहेंगे। कलदम टीटी समेत जो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते हैं वो दहशतगर्द हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोमिन खुसूसी बराए इतलात शफी जान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी इम्पोर्ट के शवाहिद भी पाए गए हैं। केपी हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एतमाद में लेना चाहिए। शफी जान ने एक दिन पहले कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार किया था। एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाये करते रहे थे। चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें, टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। चले नूर वली मसूद हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो हम घंटों हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। जो भी पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता,
جو بھی پاکستان کی ریاست کے قانون کو نہیں مانتا، جو بھی پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی زمین جو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، پاکستان کے فورسز پہ حملے کرتا ہے، پاکستان کی سیویلینز پہ حملے کرتا ہے، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی پی کے اندر ہو، ٹی ٹی پی کے باہر ہو، وہ سارے دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ آپریشن سے پہلے قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ بندوق ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ سہیل آفریدی نے کہا ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہاں نیتوں میں کھوٹ ہے۔ بند کمروں کے فیصلوں نے زندگی بھی اجیرن کر دی ہے۔ مشکل سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا، بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ مسلسل آپریشنز کرنے کے بعد ابھی بھی دہشت گردی ہے، جو آپ مان رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد ملے۔ ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ حافظ نعیم نے بھی افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر نے کہا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینا کابل کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی قوتوں اور علماء کو مل بیٹھ کر دونوں ممالک کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اپوزیشن والے بات کرنے کو تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں بات چیت شروع ہونے سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے لوگوں سے میری اور ایاز صادق کی بات ہوئی ہے، حکومت آمادہ ہے، وزیر اعظم کی آفر موجود ہے۔ اپوزیشن والے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، الگ الگ بہانے بناتے ہیں۔ یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کسی چیز کا تعین ہو تو پہلا قدم حکومت اٹھائے۔ انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے بات شروع کی تو شاید پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی انہوں نے مطالبہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو صاحبان ہیں یہ ہمیں ملے ہیں، میں اور اسپیکر ایاز صادق صاحب، ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ان کے خیالات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے۔ پرائم منسٹر کی آفر جو ہے وہ موجود ہے۔ جو دوسری سائیڈ ہے اپوزیشن، وہ کبھی کوئی بہانہ اور کبھی کوئی بہانہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو بھی نہیں تسلیم کر رہے۔ پہلا قدم اس کا پہلے کوئی تعین جو ہے وہ ہو تو پہلا قدم جو ہے نا وہ اٹھایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تو ہے نہیں، وہ تو اس وقت ان کو کنوکشن ہوئی ہے۔ جن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کو ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی تو بات ہے نا۔ اب آپ کے میسج دینے پہ تو باتیں آگے نہیں نا چل پڑیں گی۔ ہماری طرف سے تو نہ نہیں ہے، نہ جس طرف سے ہے اس طرف سے نہ سمجھیں آپ۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور نواز شریف پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو نہ سیاست کے لیے استعمال کی جائے۔ فواد چودھری نے قومی مذاکراتی کمیٹی کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، کہا تمام اسیروں خاص طور پر خواتین کو رہا کیا جائے۔ محمد علی درانی بولے حکومت اور جیلوں میں قید سیاستدان آپس میں بیٹھیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی رہائی کے بعد تلوار اٹھا کر مخالفین کو نہیں ماریں گے۔ تاثر زرداری، محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی طرف سے مذاکرات یہ تین لوگ کریں۔ قانون کے دائرے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ خواجہ پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، نہ ہی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ تمام پولیٹیکل ورکرز اور خصوصاً خواتین سیاستدان اور ورکروں کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ ڈائیلاگ حکومت اور قید میں موجود جو قائدین ہیں اپوزیشن کے، ان کے درمیان ہونا چاہیے۔ سیاسی قوتوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ نکلنے کے بعد کیا کریں گے۔ تمام فریقین کو یہ اعتماد دینا پڑے گا کہ خان صاحب رہائی کے بعد وہ تلوار ہاتھ میں لے کے یا AK-47 ہاتھ میں لے کے کوئی لوگوں کو ماریں گے نہیں، بلکہ اس ملک کی سیاست میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے۔ شہباز گل کو سونے کا لوٹا چرانے پر نکالا گیا، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ سابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا توشہ خانہ کیس میں یہ باتیں آتی تھیں کہ کس نے کیا کیا تحفے لیے۔ فہرست میں لکھا تھا سونے کا لوٹا بشرا بی بی کے نام پر جاری ہوا اور شہباز گل نے وصول کیا تھا۔ شہباز گل نے بانی کے 2 موبائل چوری کر کے فیض حمید کو پہنچائے۔ شہباز گل نے سونے کا لوٹا واپس کرنے کے بجائے ایک تاجر کو بیچ دیا۔
खाना का जब ये केस चल रहा था, एक सोने का लोटा जो था बुश बीबी के नाम पे जारी हुआ था, रिसीव किया था शहबाज गिल ने। बाद में जब शहबाज गिल ने खान के 2 मोबाइल फोन चोरी किए और फैज हमीद को पहुंचाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी में फिर पता चला कि वो लोटा भी इसने चोरी किया था। वो लोटा कभी भी बुश बीबी तक नहीं पहुंच सका। शहबाज गिल ने बेचा, एक बहुत बड़े पेट्रोल पंप नेटवर्क का मालिक। बाद में पता चला तो खान ने उसको फरे थी कर दिया ना, हट जाओ दफा हो जाओ, तो उसको फिर निकाल दिया था ना। अमेरिका की भारत में मसीहियों पर हमलों की मजम्मत। क्रिसमस के मौके पर हिंदू शिद्दत पसंदों ने मसीहियों और गिरजाघरों पर हमले किए थे। एयरवाई न्यूज़ के सवाल, क्या अमेरिका क्रिसमस पर ईसाइयों पर हमलों की मजम्मत करता है, के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमेरिका मसीहियों के खिलाफ होने वाले हमलों की मजम्मत करता है। अमेरिका किसी भी किस्म के तशद्दुद की सख्त मजम्मत करता है। हम हर मुल्क में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखते हैं। सहाफ़ी के सवाल था, अमेरिका भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेगा। इसके जवाब में तर्जुमान ने कहा, बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत तमाम जायज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। सिविल सोसाइटी, मुल्की और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के इदारों की रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाता है। इंसानी हुकूक़ के कारकुनान, मजहबी तंजीमों की रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाता है। किसी भी मुल्क को तशवीश पर मबनी ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का पेशगी ऐलान नहीं करते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात सऊदी वज़ीर ख़ारजा के सरकारी दौरे अमरीका के दौरान हुई, जिसमें दोनों वज़रा ने सऊदी अमरीकी तारीख़ी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायज़ा लिया। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल किया गया। अमरीका और सऊदी अरब का मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वेनेज़ुएला में अबूरी हुकाम के साथ तेल मुआहिदे की तफसीलात बता दी। मार्को रूबियो का कहना था कि वेनेज़ुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल वसूल करने के बाद मार्केट रेट पर बेचेंगे। सेनेट अरकान को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वेनेज़ुएला में पहला कदम इस्तेहकाम, दूसरा बहाली और तीसरा मरहला तब्दीली का होगा। We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So the second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela. And then the third phase, of course, will be one of transition. अमेरिका ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमेरिकी यूरोपीय कमान ने रूसी झंडा बरदार बेला 1 पर कब्जे की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर शुमाली अटलांटिक में जब्त किया गया। रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने के लिए बहरी जंगी जहाज और आबदोज भी रवाना की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदरन कमांड ने एक और तेल बरदार जहाज MT सोफिया को तहवील में लेने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक ये डार्क फ्लीट टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में बगैर किसी मज़ाहमत के काबू में आया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ऑयल टैंकर पर मौजूद रूसी शहरी वापस करने का कह दिया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। खबर देंगे वाशिंगटन से। सफ़ीर रिजवान शेख की कांग्रेस के खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास से मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया है। मुलाकात में आला सतह के माशी मुकालमा जल्द शुरू करने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में तवानाई, डिफेंस, मादनियात, IT, AI में फौरी डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने का इआदा किया गया। रिजवान शेख की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ में ब्रायन मास की हिमायत का शुक्रिया। पाकिस्तान अमरीकी मंडी की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है, ऐसा कहना था रिजवान सईद शेख का।
یہ خبر ہے کراچی سے۔ کیماڑی شیرشاہ پولیس کی کارروائی۔ ایس ایس پی کیماڑی کے مطابق دکانوں کے تالے توڑ کر نقدی چوری کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے گزشتہ رات دکان میں واردات کی۔ ملزمان دکان سے 4,67,000 روپے چوری کر کے فرار ہوئے۔ پولیس نے 24 گھنٹوں میں چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ چوری کی گئی نقدی رقم برآمد کر لی گئی۔ سری لنکا کے خلاف پہلے T20 میں پاکستان کا زبردست شو۔ میزبان ٹیم کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ دمبولا میں 129 رنز کا ہدف 20 گیند پہلے حاصل کیا۔ شاداب خان 7 ماہ بعد واپسی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مارکا جمعے کو کھیلا جائے گا۔ پرتگال میں پاکستانی سفیر عائشہ فاروقی نے پرتگالی صدر کو اپنی سفارتی اسناد پیش کر دی۔ سفیر عائشہ فاروقی نے صدارتی محل میں منعقدہ تقریب میں پرتگالی صدر کو پاکستانی صدر، وزیر اعظم اور عوام کی طرف تہنیتی پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر ملاقات میں سفیر پاکستان عائشہ فاروقی نے دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں میں فروغ کے لیے کوشاں ہونے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پرتگال کے صدر نے دونوں ممالک کے لیے امن اور خوشحالی سمیت نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فن لینڈ کی ایک جدید آئی ویئر کمپنی IXI ایسی سمارٹ اینک متعارف کرا دی ہے جو انسان کی آنکھوں کی ضرورت کے مطابق خود بخود فوکس تبدیل کر سکتی ہے۔ ان سمارٹ چشموں میں آئی ٹریکنگ سینسرز اور لیکوڈ کرسٹل لینسز استعمال کیے گئے ہیں جو پلک جھپکتے ہی لینس کا پاور تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔